Hi everyone, hope you are doing good. Okay, so पिछले लेक्चर का ही टॉपिक हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हम अपनी गरीबी को मिटाने के लिए कुछ करें ना करें, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो हमारा क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर में, जिसका आंसर हमने देखना शुरू किया था। अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 7वां पॉइंट आपकी स्क्रीन पे, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, सो गवर्नमेंट के काफी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च हुए फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब रोजगार पैदा करने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में सोचा, उसको इंप्लीमेंट किया, लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, थोड़ा रोजगार जनरेट हुआ, बहुत सारा नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स में हमेशा ऐसा ही पाया जाता है कि whatever is the target is actually not achieved। ठीक है, चलिए तो एक एक करके सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स को हम देखेंगे ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन आर इंटर रिलेटेड। कहने का क्या मतलब है, पॉवर्टी को मिटाना है तो इनकम कमाना जरूरी है, इनकम कमाने के लिए काम करना जरूरी है, काम करने के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए कि आप काम कर सको। उस अपॉर्चुनिटी को हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बोलेंगे, जो ये गवर्नमेंट ने अपने प्रोग्राम्स से जनरेट करने की कोशिश करी। ठीक है, चलो पहला प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, IRDP, दैट इज SGSY। ओके, तो पहले ये प्रोग्राम क्या था, IRDP था। IRDP का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो गया, SGSY में। SGSY का फुल फॉर्म भी आपकी स्क्रीन पर लिखा है, सुवर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ठीक है, अब इन दोनों ही प्रोग्राम्स में जो है तो एक ही, उनमें क्या क्या था और अब क्या क्या है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ in detail। okay, चलिए 6th 5-year plan, various agencies started different programs। okay, तो 6th 5-year plan मतलब कौन सा साल, 1982 1985 की बात चल रही है, तब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है, सो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तब पावर में थे। क्लियर, ऑल दीज प्रोग्राम्स वेर मर्ज्ड इन IRDP on 2nd October 1980। 2nd अक्टूबर गांधी जयंती को ही कांग्रेस पार्टी ने जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स थे उनको मर्ज करके कौन सा प्रोग्राम बनाया, IRDP बनाया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDP इज टू एनकरेज पुअर फैमिलीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आ रही है, तो जो गरीब लोग हैं वो किसी और के पास जाके काम मांगे, ऐसा नहीं, वो खुद इतने काबिल बने कि खुद कुछ काम करना चाहते हैं तो वो अपने बलबूते पे वो काम कर सके। नॉट एम्प्लॉयड, इट इज व्हाट, सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब मैं अपना काम खुद ढूंढूंगा, खुद काम करूंगा, खुद के लिए काम करूंगा और खुद ही पैसा जनरेट करूंगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। इफ यू आर डूइंग जॉब फॉर समबडी एल्स यू आर एम्प्लॉयड, बट इफ यू आर डूइंग जॉब फॉर योरसेल्फ ओनली इट इज सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, और यू आर सेड टू बी हैविंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, चलिए फिर IRDP इज ऑल्सो नोन एज एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। पॉवर्टी के खिलाफ जाने वाला एंटी पॉवर्टी होता है। जैसे देश प्रेमी को हम फॉर इंडिया बोलते हैं, ओके, और देशद्रोही को हम एंटी इंडिया बोलते हैं। ठीक है, सो यहां पर IRDP किसकी एंटी है, पॉवर्टी की एंटी है, मतलब एंटी नहीं, एंटी। एंटी का मतलब क्या, उसके खिलाफ। तो पॉवर्टी को मिटाने के लिए हम इस प्रोग्राम को लेके आए थे, इसीलिए इसको दूसरा नाम कौन सा दिया गया, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम भी इसको बोलते हैं।
ओके चलिए फिर ऑन 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल, अप्रैल फूल, हाँ तो ऐसा ही था। 1 अप्रैल 1999 IRDP and other programs were merged and named as SGSY। तो पहले कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स थे जिनको इकट्ठा करके क्या बनाया, IRDP। कुछ सालों तक उसको चलाया। 1980 में IRDP बना। तो 1980 से लेकर 1999 तक दूसरे बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे। सो दूसरे प्रोग्राम्स और IRDP प्रोग्राम, इन दोनों को इकट्ठा कब कर दिया गया, 1 अप्रैल 1999 को, और एक नया नाम दिया, है ना, थोड़ा देसी नाम दिया ताकि लगे कि हम इंडिया की पॉवर्टी इरेडिकेट करने बैठे हैं, लोगों को समझ में आए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उस प्रोग्राम का नाम क्या रखा, SGSY, मतलब सुवर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। सुवर्ण जयंती मतलब ये गोल्ड से कम नहीं है। ग्रामीण मतलब गांव, मतलब रूरल। स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और योजना मतलब स्कीम। ओके, प्रोग्राम। क्लियर? सो इसका नया नाम क्या हो गया, SGSY, फुल फॉर्म सुवर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ओके चलिए फिर आगे देखते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मतलब हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ दूसरे हमारे ग्रुप्स में काफी सारे लोग हैं। छोटा सा ग्रुप है, 8-10 लोग का, 12-15 लोग का, जो इकट्ठा हुआ एक साथ, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम कॉमन है, और वो कॉमन प्रॉब्लम क्या है, पॉवर्टी है। सो उसके खिलाफ मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे दूसरे कुछ लोग हैं जो मेरे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे, है ना। तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप। हम हेल्प बाहर वालों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। ओके, प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, है ना। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बना, लेकिन ये काम क्या करेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा, जहां पे रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, एजुकेशनल सेक्टर, हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्थ सेक्टर, इन सब पे काम होगा। ओके, सो दे विल बी प्रोवाइडिंग विच फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन द रूरल एरियाज। ओके, फिर आएगा दे विल वर्क ऑन टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे तो हम सबको काम आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो, बिकॉज we have adopted technology very fast, and technology is now the new thing which is very very essential for development of every individual। खाली उसके डेवलपमेंट के लिए एज अ पर्सन नहीं, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए भी आपको टेक्नोलॉजी आना चाहिए। और वो दिन दूर नहीं जब हर स्कूल गोइंग किड को कोडिंग सीखना जरूरी होगा। 3 से 4 साल में मुझे तो ये दिखाई दे रहा है that every person who is going to school, every student who is going to school needs to know what coding is। और अपना नया एजुकेशन पॉलिसी जो आ रहा है उसमें भी कोडिंग इज गोइंग टू बी अ कंपल्सरी सब्जेक्ट 6th स्टैंडर्ड एंड ऑनवर्ड्स। तो सोचो, इंडिया में अगर छोटे छोटे बच्चों को कोडिंग आ जाएगा तो वो अपना ऐप बहुत जल्द लॉन्च करेंगे, जिससे उन्हीं का रोजगार बढ़ेगा। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिस पे हम सबको काम करना चाहिए, एंड कोडिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी विच एवरी इंडिविजुअल नोज, देन इट इज गुड फॉर हिम और हर ओनली। ठीक है, एनीवेज उसके बाद आता है लोन फैसिलिटी, है ना। तो हम काम करेंगे दूसरों को लोन देने के लिए भी, क्योंकि हर बिजनेस शुरू होने से पहले एक आइडिया होता है। ये आइडिया बिजनेस में कन्वर्ट कब होता है, जब उस बिजनेस में कोई पैसा लगाने वाला मिल जाता है, या उस बिजनेस में जैसे ही पैसा लगेगा योर आइडिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। सो ये भी फैसिलिटी हमको रूरल एरियाज में रॉ आइडियाज पे लगाना चाहिए। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप उसके लिए भी काम करेगा। देन कम्स मार्केट ऑफ फाइनल गुड्स, मतलब आज आप सब जानते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसेस एन नंबर ऑफ गुड्स,
और इन्हीं गुड्स को मार्केट में क्या करना होता है, बेचना होता है, लेकिन उनको सही दाम मिलता नहीं है। ई नाम फैसिलिटी हमने डिस्कस करी थी इन द प्रीवियस लेक्चर। सो उसी मार्केट को क्रिएट करने के लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर सकते हैं। ओके, सो काम का काम हो जाएगा, उनका रोजगार हो जाएगा, उन्हें इनकम कमाने को मिलेगी, एंड इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। क्लियर? सो IRDP SGSY में ये सारे काम होते थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो IRDP और SGSY कंटिन्यूड ही है, देखते हैं उसमें क्या आता है। फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर इंक्लूडेड इन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ओके, मतलब SGSY में टोटल कितने प्रोग्राम्स शामिल किए गए थे उसकी एक लिस्ट हम देखने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहला IRDP खुद होगा, बिकॉज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम along with other programs was merged on 1st April 1999 to be called as SGSY, that is सुवर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ओके, अब इसके अलावा दूसरे कौन से प्रोग्राम्स थे, तो देखो आपकी स्क्रीन पे क्या आया, ट्राइसम। हे, थ्रीसम नहीं, ट्राइसम। So let us not get confused between threesome and trisome. So we will call this as TRISEM. Okay, that is training of rural youth for self employment. मतलब हम नौजवान लोग हैं उनको पकड़ेंगे, ठीक है, और उनको हम ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग किस बात की देंगे कि दे बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, सो IRDP, ट्राइसेम, और इसके अलावा तीसरा प्रोग्राम DWCRA। ओके, मतलब डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन विच एरियाज, रूरल एरियाज। ओके, ये प्रोग्राम के तहत सबसे पहले काम किसको दिया जाता था, विमेन को और चिल्ड्रन को। अब आप क्वेश्चन करेंगे, सर चिल्ड्रन को काम दिया तो चाइल्ड लेबर नहीं हो जाएगा? बट चाइल्ड लेबर इज इफ यू मेक चिल्ड्रन वर्क फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14। लेकिन मत भूलो 15 to 64 इज द प्रोडक्टिव एज ग्रुप, और 15 to 21 में भी हम उस बच्चे को क्या बुलाते हैं, चाइल्ड ही बुलाते हैं ना। वो मैन कब बनेगा, फॉर वोटिंग पर्पस आफ्टर 18 ईयर्स एंड फॉर मैरिज पर्पस 21 ईयर्स। ओके, और फीमेल्स के केस में दोनों ही एज क्या है, 18 ईयर्स की है। तो तब तक वो क्या है, माइनर हैं, और माइनर मतलब चिल्ड्रन। सो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन विच एरियाज, रूरल एरियाज टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि सुवर्ण ग्रामीण योजना, ग्रामीण मतलब गांव, गांव मतलब रूरल एरियाज। ओके, उसके बाद MWS मतलब मिलियन वेल स्कीम। ओके, मतलब हमें कुएं बनाने हैं, वाटर बॉडीज बनानी है, बिकॉज India and the rest of the world is going to face a situation where there is going to be scarcity of water. Underground water धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और जिस कंट्री ने ऐसी वाटर बॉडीज बनाई, उस पे काम किया, उन्हें पानी का प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ये विजन को रख के मिलियन वेल स्कीम बनाई गई, स्पेशली फॉर रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल एरियाज में आप जानते हैं इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होती, पाइपलाइन नहीं होती, तो वहां पर गांव की जो औरतें होती हैं दूर दूर तक जाकर नदी से पानी निकालती हैं। तो उससे बेटर क्या है कि आप एक एरिया में, एक स्पेसिफिक जगह पे अगर कुआं रख दो, तो बारिश का पानी भी और जो दूसरे सोर्सेज ऑफ वाटर हैं वो भी वहां मिलेंगे, और अच्छी क्वांटिटी में पानी गांव की औरतों को मिलेगा। With that objective, this million well scheme was started, and government has achieved almost 70 to 80% of the target that was told. Now this target is revised to another 15 lakh wells. Okay, so million well scheme launch करी गई थी, जो मर्ज होके किस में आ गई, SGSY में आ गई। Okay, other than that, सिट्रा, सिट्रा मतलब वो कोल्ड ड्रिंक नहीं, वो CITRA था, ये SITRA है। SITRA सिट्रा का फुल फॉर्म, सप्लाइंग इम्प्रूव्ड टूल किट टू रूरल आर्टिसंस। तो उसमें देखो
अलग अलग टूल किट्स रूरल एरिया के जो आर्टिसंस होते हैं, मतलब कारीगर होते हैं, उनको अगर आप बेहतर टूल्स देंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी कन्वीनियंस बढ़ेगी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये सब बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोग्राम भी बने कि आर्टिसन तो है लेकिन उसके पास अच्छे हथियार नहीं है, टूल्स नहीं है, तो उन्हें वो टूल्स प्रोवाइड किए जाएं जिनसे उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो बेचारा 2 पैसे ज्यादा कमाएगा तो अपने आप उसकी पॉवर्टी कम होगी। ठीक है, ओके। उसके बाद गंगा वेलफेयर स्कीम है ना, बहुत बड़ा नाम है गंगा नदी, गंगा की कसम, कसम गंगा मैया की। ये सारे फिल्म आपने देखे हुए हैं, क्योंकि गंगा एक ऐसी नदी है जो बहुत पवित्र थी, मतलब उसका पानी इतना चोखा था कि लोग गंगा जल अपने मंदिर में भगवान को प्रसाद के तौर पे चढ़ाते थे। आज भी गंगा जल आपने देखा है, सुना है, जाना है, पहचाना है, शायद पिया भी है, और हमेशा हम पवित्र हो गए ऐसी फीलिंग आती है। तो लोग तो कई बार क्या करते हैं, अपने पाप धोने के लिए गंगा में स्पेशल डुबकी मारने जाते हैं, और वो डुबकी मार मार के इतने सारे फूल का चढ़ावा वहां पे करके, माता जी की चुनरी वहां चढ़ा के इतना कचरा कर दिया है गंगा में कि अब गंगा को साफ करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। एंड नाउ दैट गंगा वाटर इज वेरी पोल्यूटेड वाटर थैंक्स टू कोरोना वायरस। The people have stopped going now to such religious places because they cannot go in lockdown, okay, with lot of restrictions. तो अभी वो पानी अपने आप इंप्रूव हो चुका होगा। लेकिन 2014 में मुझे बराबर याद है, इलेक्शन कैंपेन चल रहे थे, कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, और 2014 वो साल है जब नरेंद्र मोदी पहली बार पावर में आए थे। तब उनका एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग था जो आप अभी देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। एक और बार सुनो। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। कैन यू इमेजिन, मैं गंगा साफ करूंगा ये बोल के इनको कितने सारे वोट्स मिले थे तब, और ये बोल के कि मैं गंगा साफ करूंगा, हम सब इस बात को एक्सेप्ट भी तो कर रहे हैं कि गंगा मैली हो चुकी है। क्लियर? ये मैली क्यों हुई, इन सब के पीछे रीजंस हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो गंगा वेलफेयर स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑफ गंगा, और इससे जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स थे उनको इस स्कीम में कवर करने का सोचा गया। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। ओके, अब जो प्रोग्राम्स थे ना अलग अलग, उसमें पहला कौन सा देखा हमने, IRDP एंड SGSY, और दूसरा क्या आया, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। मतलब हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करेंगे और इसके बदले में इन लेबरर्स को हम वेजेस देंगे, तो वो भी स्कीम्स थी। लेट अस सी दैट in wage employment scheme focus was on those poor who do not have any other source of income than physical labor। मतलब आप अपना फिजिकल लेबर करोगे तो ही आपको रोजगार मिलेगा, एंड दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, देन यू आर मोस्ट वेलकम अंडर वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। आपका पुअर होना बहुत जरूरी है तो ही इस स्कीम का बेनिफिट आपको मिलेगा। और कैसे साबित करोगे कि यू आर पुअर, if you are living below poverty line। okay, चलिए फिर these schemes provide employment not only in the slack season। slack season मतलब off season, जब ये गरीब लोग किस अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं, तब उनको रोजगार देंगे। खाली ऐसा नहीं है, बट ऑल्सो ड्यूरिंग फ्लड्स, ड्राउट, स्केर्सिटी और अदर नेचुरल कैलामिटीज। बराबर, मतलब कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो तब इंसान जो भी अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहा है उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम इस स्कीम में उन्हीं लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करेंगे
ऐसा वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम का दावा था। ओके, फिर वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम में कौन सी दो स्कीम्स इंक्लूडेड थी? सबसे पहला जवाहर रोजगार योजना, ओके, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम। ओके, टेक्स्ट बुक में लिखा है एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम, वो गलत है। एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम इज द करेक्ट नेम। ओके, तो ये दो प्रोग्राम्स इसमें शामिल हुए थे। ये दोनों ही प्रोग्राम्स वेर मेड फॉर बेनिफिट ऑफ रूरल पुअर whose only source of generation of income was physical labor। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ओके, लेट अस सी दैट in the decade of 90s employment generation in organized sector was stagnant। organized sector मतलब कंपनीज, कॉर्पोरेशन, और उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन was stagnant मतलब क्या? it was stable, it was not moving ahead। उसमें ग्रोथ जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा था। ओके, फिर देखो आगे क्या लिखा है, इन पब्लिक सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ वाज नोटिस्ड। मतलब क्या? पब्लिक सेक्टर विच बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, उसमें ग्रोथ रेट क्या देखने को मिला? नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला। मतलब हम डेवलप तो नहीं कर रहे हैं बल्कि डिटीरियोरेशन हो रहा है। ओके, इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके, अब आगे देखते हैं ऑन दी अदर हैंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज राइजिंग फास्टर। एक तरफ प्राइवेट सेक्टर में जॉब में ग्रोथ वाज स्टैग्नेंट, उसके साथ पब्लिक सेक्टर में द ग्रोथ वाज नेगेटिव। तो डेफिनेटली कंट्री में आप क्या देखोगे? बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि पॉपुलेशन तो दे धनाधन बढ़ ही रहा था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज राइजिंग वेरी फास्ट। तो अब इसको रोकने के लिए प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना को शुरू किया गया, और उसमें भी देखो कौन सा एम्प्लॉयमेंट? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। भाई तुम किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, अपने आप अपने लिए काम करो और स्वरोजगार बनो, सेल्फ एम्प्लॉयड बनो। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना फोकस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स। क्लियर? चलिए फिर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ओके, समझना ध्यान से। इन 2005 नरेगा started for creating assets through public construction activities to provide employment to one person per family। पहला पब्लिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, गवर्नमेंट ने ये बोला 2005 में। किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। पब्लिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए उन्होंने ये योजना को बाहर निकाला। ठीक है, एंड दे वर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वन पर्सन पर फैमिली। पर फैमिली एक पर्सन को हम रोजगार देंगे फॉर मिनिमम हाउ मेनी डेज? 100 डेज, एंड दैट इज टू नॉट ओनली रूरल पुअर ऑल्सो टू अर्बन पुअर। ठीक है, ये स्कीम एक बहुत बड़ा धोखा था, बहुत बड़ा स्कैम था। ये स्कैम क्या था ये मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा। ठीक है, पहले इस स्कीम को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव, हम पहले उसको समझ लेते हैं। इन 2009 नरेगा वॉज रिफॉर्म्ड एज, मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार को जब तक उनका नाम ना जुड़े किसी स्कीम में सुकून नहीं मिलता। सो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अगर हम बोलते रहते हैं तो ये मालूम कैसे पड़ता कि ये कांग्रेस की स्कीम लॉन्च करी गई थी? तो कैसे मालूम पड़ता कि ये स्कीम कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च करी थी? इसीलिए वो देखना जो भी स्कीम्स लॉन्च करेंगे ना उसमें उनके किसी लीडर का नाम जरूर होगा। ठीक है, सो इट वाज नाउ चेंज टू मनरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, चलिए अब ये इस स्कीम का प्रमोशन फोटोग्राफ है। ओके, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो महात्मा गांधी का फोटो तो होना ही चाहिए। एंड फादर ऑफ द नेशन, मतलब इस स्कीम पे कोई डाउट भी नहीं करेगा। लेकिन आपको पता भी है कि इस स्कीम में क्या काम होता था? आपको हंसी आ जाएगी, ऐसा काम इस स्कीम में होता था। नेशनल टेलीविजन में, पार्लियामेंट में भी इस पे डिस्कशन हुआ था।
जो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले समझ लो कि इस स्कीम में होता क्या था। पब्लिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बोला है ना, इसका क्या मतलब है मालूम है? ऑब्जेक्टिव क्या था कि पब्लिक के लिए हम असेट्स क्रिएट करेंगे जो पब्लिक को काम में आए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जो आज नहीं तो कल बिजनेस के भी काम आए, और कहीं ना कहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। इस स्कीम में होता यह था, लोगों को बुलाया जाता था, एक ग्रुप आया, मान लो 100 लोग का, उन्होंने आके एक जगह गड्ढे खोदे, ओके, और फिर दूसरा ग्रुप आता था और आके उन गड्ढों को भर देता था। जस्ट इमेजिन वन ग्रुप कमिंग and digging and the other group comes and it was doing the job of filling it up। ये कोई काम हुआ? ये कोई पब्लिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई कि पब्लिक डिस्ट्रक्शन हुआ? भाई जहां कुछ होने ही नहीं वाला वहां तुम एक तो गड्ढे खुदवा क्यों रहे हो? और गड्ढे एक बार खोदे तो उसमें कोई कंस्ट्रक्शन काम करो ना, फिर आके दूसरे ग्रुप से उन्हीं गड्ढों को तुम भरवा रहे हो। मतलब यू आर नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग प्रोडक्टिव जिससे हम लेबरर्स को प्रॉपर काम पे लगा सकें, इस देश के विकास के लिए कुछ कर सकें। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। इस बात पे चर्चा हुई है पार्लियामेंट में, और वो चर्चा क्या है आप देखो आपकी स्क्रीन पे। प्रधानमंत्री यहां खड़े होते कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना। अरे कहना क्या चाहते हो? इवन यू नो द फुल फॉर्म ऑफ दिस नाउ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। लेकिन ये पप्पू को उसका फुल फॉर्म नहीं मालूम। महात्मा गांधी फिर कुछ आता नहीं था तो क्या बोला? योजना। ठीक है, आप तो जानते हैं कितना बड़ा कार्टून है ये। चलो आगे देखो। कभी कभार ये कहा जाता है कि आप मनरेगा बंद कर देंगे, या आपने मनरेगा बंद कर दिया है। मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग, बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है, इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है, और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा, और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। हाँ, एक और बात जरूर, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीकर जीना चाहता हूं, और इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ भी आवश्यक जोड़ना पड़ेगा, निकालना तो कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। जो जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी हम देंगे, तो हम मानते हैं कि लोगों को पता चले भाई ये ऐसे ऐसे खंडहर छेड़ करके कौन गया है। इतने सालों के बाद भी
तुम्हें ये गड्ढे खोदने के लिए मजबूर किसने किया है? सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, फील आ गया आपको? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ओके, लॉन्च्ड इन 2005। 2009 में ये कन्वर्ट हो चुका इनटू मनरेगा, और 2015-16 में कहीं पर पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है, जहां पे पप्पू को ये तक नहीं मालूम है कि अब उस स्कीम का नाम नरेगा से मनरेगा हो चुका है। और मनरेगा हुआ, ये ज्ञान उसको किसी ने पार्लियामेंट में चिल्ला के बोला, तब भी उसने फुल फॉर्म सही ढंग से नहीं बोला, महात्मा गांधी योजना। ठीक है, एनीवेज, सो दिस इज ऑल अबाउट नरेगा एंड मनरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउसिंग स्कीम्स, ओके, अब नया पॉइंट चालू हो रहा है। ठीक है, 7th पॉइंट वाज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, तो ये सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हमने देख लिए। अब 8th पॉइंट हमारा आ रहा है हाउसिंग स्कीम्स। ओके, तो हाउसिंग स्कीम्स में क्या होगा, लेट अस सी दैट। मेजॉरिटी ऑफ पुअर पीपल ड्वेल इन सेमी स्टेबल एंड टेम्पररी हाउसेस। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे घरों में रहते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, डेंजरस टू देयर लाइव्स, दे स्टे इन सच लोकेशंस। तो हाउसिंग की एक बहुत बड़ी समस्या है। सेमी स्टेबल एंड टेम्पररी हाउसेस मतलब झोपड़पट्टी, ओके, ऐसे हट्स में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं। ओके, चलिए, अब with the objective of providing proper dwelling to poor in 1985-86 Indira Awas Yojana was started for families living below poverty line। है ना, आ गया वापस कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी। ओके, 1985-86 में तो वही थे। फिर आया इन 2013-14 राजीव गांधी योजना was implemented to improve housing। ओके, सो एक आया इंदिरा आवास योजना और दूसरा आया राजीव गांधी आवास योजना हाउसिंग स्कीम। ओके, ये दोनों ही योजना कांग्रेस पार्टी के राज्य में आई, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम ही स्कीम का उनके लीडर्स के नाम से शुरू होता है। ओके, फिर फ्रॉम जून 25, 2015 फॉर अर्बन पुअर, है ना, क्योंकि इन लोगों ने रूरल एरिया पे तो ध्यान दिया, अब अर्बन पुअर पे भी ध्यान देना है। तो 2015 में भारतीय जनता पार्टी वॉज इन पावर और उन्होंने देखो स्कीम का नाम क्या रखा, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना वॉज स्टार्टेड। ओके, नो डाउट प्रमोशन विल बी डन शोइंग फोटो ऑफ नरेंद्र मोदी, लेकिन स्कीम का नाम क्या रखा, प्रधानमंत्री आवास योजना। और बीजेपी के राज्य में जो भी स्कीम्स लॉन्च हुई है उसकी एक अच्छी बात यह है कि दे नेवर यूज नेम ऑफ देयर ओन लीडर्स इन ऑल द स्कीम्स। और ये प्राइम मिनिस्टर आवास योजना मतलब जो भी उस पोजीशन पे होगा ये स्कीम उसके अंडर जाएगी। सो नाम क्या रखा, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, बिकॉज दे डोंट रन अ फैमिली बिजनेस इन पॉलिटिक्स। ओके, अंडरस्टूड। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा है, देखो 1 BHK फ्लैट, 1 बेडरूम हॉल किचन अवेलेबल फॉर 9.9 lakhs, 2 BHK at 13.9 lakhs, 3 BHK at 19.9 lakhs and 4 BHK at 32 lakhs। साइड में एस्ट्रिक मार के मत भूलना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई एंड वी पीपल आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, ओनली दोज पीपल हु आर पुअर कैन अप्लाई अंडर दिस स्कीम। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ओके, उसमें क्या आता है, फॉर वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, है ना, छोटे मोटे बिजनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, इन शॉर्ट हर वो सेक्टर जो कंपनी नहीं है, कॉरपोरेशन नहीं है, विल कम अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके, उनके वर्कर्स के लिए फ्रॉम 9th May 2015 अटल पेंशन स्कीम स्टार्टेड इन विच monthly pension is paid to people above 60 years. So a tribute to Atal Bihari Vajpayee, है ना, another prominent leader in भारतीय जनता पार्टी। ये ऐसी स्कीम है जिसमें वापस एक लीडर का नाम इन्वॉल्व हुआ है एंड और वो लीडर इस बार कौन से पॉलिटिकल पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का है। सो कांग्रेस से उन्होंने प्रेरणा ली है
कि तुम तुम्हारे लीडर्स का नाम इंक्लूड करोगे तो हम भी तो हमारे एक लीडर का नाम इंक्लूड करेंगे। सो इस स्कीम में क्या था, लेट अस सी दैट मंथली पेंशन इज पेड टू पीपल अबाउ 60 इयर्स ऑफ एज, मतलब 60 साल के ऊपर के लोगों को मंथली पेंशन दी जाएगी। और ये लोग कौन है, दे वर वर्कर्स वर्किंग इन विच सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड ऑल्सो हु वर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, अंडर प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम फॉर पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 years to 70 years, accident insurance of rupees 2 lakhs was opened with minimum of rupees 12। मतलब आप बैंक अकाउंट खुलवाओ, 12 रुपया उसमें जमा करो और उसके सामने आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाएगी। कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी, एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी आपको दिया जाएगा इफ यू आर इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 years। और उसमें जो सम अश्योर्ड अमाउंट है वो अमाउंट कितना होगा, रुपीज 2 lakhs। ओके, फिर आगे पढ़ो। एंड जीवन ज्योति स्कीम स्टार्टेड विथ रुपीज 2 lakhs लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको दिया जाएगा विथ अ सम अश्योर्ड ऑफ रुपीज 2 lakh, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा, रुपीज 330 ओनली फॉर अ होल ईयर। अब समझो गवर्नमेंट की इस गेम को, है ना, ये भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया था। ओके, और गेम ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जब भी किसी कंट्री में डेवलपमेंट मेजर करते हैं ना, तो उसमें ये भी चेक करते हैं कि कितने लोग आपकी कंट्री में इंश्योर्ड है, और फटाफट लोग इंश्योरेंस ले लें बहुत सस्ते दाम में, इसीलिए ये स्कीम लॉन्च करी गई। अब लोग जैसे ही इंश्योरेंस ले लेंगे, दे विल बी कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। जैसे ही इंश्योरेंस में वो कवर हुए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या रिपोर्ट करेगा कि इंडिया में तो जबरदस्त डेवलपमेंट है, इतने सारे लोगों ने इंश्योरेंस ले लिया है। लेकिन उन्हें ये बात से रत्ती भर नहीं फर्क पड़ता कि दूसरी कंट्रीज में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कुछ हजारों रुपए देके मिलता है, और यहाँ गवर्नमेंट स्कीम के तहत गरीबों को ये अवेलेबल हो रहा है ओनली फॉर रुपीज 330। इंटरनेशनल रैंकिंग अपनी इंप्रूव हो और क्रेडिट करंट गवर्नमेंट को मिले, इस हिसाब से उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, सो सेल्फिश मोटिव हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है, कोई भी दूध का धुला नहीं होता है। ठीक है, आगे। टू सेफगार्ड फार्मर्स फ्रॉम क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर कब होता है, जब पानी जरूरत से ज्यादा आ जाए, फ्लड्स, या पानी जरूरत से कम आए, दैट इज ड्राउट। तो उस केस में नई स्कीम इंट्रोड्यूस की गई, PMFBY, जिसका फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। फसल मतलब क्रॉप्स और बीमा मतलब इंश्योरेंस और योजना मतलब पॉलिसी। सो फार्मर्स क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बेनिफिट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, कि फार्मर का अगर फसल बराबर नहीं उगता है, डैमेज होता है, तो इवन दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज इंश्योर्ड बाय दिस पॉलिसी। इट इज नोन एज प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। सो फसल डिस्ट्रॉय हुई, टेंशन नहीं लेने का, इस स्कीम के तहत आपको जो भी लॉस हुआ है उसका कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट देगी, लेकिन आपका नुकसान नहीं होने देगी। ये अगर इतना सक्सेसफुल होता तो अपनी कंट्री में फार्मर्स को सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं ये स्कीम्स अच्छी तो हैं, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ, क्योंकि एक आदमी ईमानदार होने से कुछ नहीं होता, उसकी टीम भी वैसी ईमानदार होनी चाहिए, जो अफसोस नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन इज वर्किंग डे इन एंड डे आउट, लेकिन उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी में सब लोग उनके जैसे नहीं है। इसीलिए देश में ये स्कीम्स आने के बाद उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होता, जिस कारण से देश की समस्या सॉल्व नहीं होती, उसका समाधान हमें नहीं मिलता। ठीक है, एनीवेज आगे देखते हैं। 10th जन धन योजना, ये बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, लेट अस सी। दिस स्कीम बिगेन ऑन 28 August 2014. 1.5 crore अकाउंट्स वर ओपन्ड। अब इस स्कीम में क्या है, गरीबों से अकाउंट खुलवाए जाते हैं
और हमने जन धन योजना चैप्टर 4 में भी देखा था, फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले पॉइंट में था, और तब मैंने बताया था कि इसको हम चैप्टर 5 में डिटेल में देखेंगे। तो आज वो दिन आ चुका है। ओके, लेट्स सी। टिल 8th January number increased to 12.58 crores where investment of rupees 10,590 crores were generated। मतलब इतने सारे अकाउंट खुलवाए गए और इन गरीबों को तो बोला भी था कि कुछ पैसा उसमें जमा नहीं करोगे तो चलेगा, जीरो अकाउंट बैलेंस होगा, लेकिन गरीबों ने भी अपनी दरियादिली दिखाई। 12.58 करोड़ अकाउंट में कितना रुपया जमा हुआ? टोटल 10,590 crores। So just imagine, even if everybody puts 4,000 or 5,000 rupees, ये राशि जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं था। ठीक है, देखते हैं आगे। ये उसका लोगो है। ओके, और ये दिखाता है कि कैसे हर गरीब इंसान का भी बैंक में अकाउंट खोलना कितना इजी है और जरूरी भी है। अब जरूरी क्यों है? सी दैट द मेन ऑब्जेक्टिव वाज सब्सिडी गिवन टू पुअर फैमिलीज बाय गवर्नमेंट शुड रीच डायरेक्टली टू देयर बैंक अकाउंट्स। मतलब क्या कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट आगे अपने लोगों को प्रोवाइड करे, इस बात का भरोसा सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट पे था ही नहीं। होता क्या था कि जब ये अकाउंट्स नहीं खुले हुए थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा भेजा स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट उसमें से थोड़ा पैसा खा गई, फिर दिया कुछ पैसा लोकल गवर्नमेंट को। लोकल गवर्नमेंट मतलब ग्राम पंचायत, सरपंच, ओके, म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, इनको दिया। वहां के एम्प्लॉयज ने, वहां के लोगों ने थोड़ा पैसा खा लिया और फिर आगे गरीबों तक पहुंचा बहुत कम अमाउंट। राजीव गांधी अपनी ही स्पीच में कितनी सारी बार बोल चुके थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हम 100 रुपया देते हैं और गरीबों तक पहुंचते पहुंचते वो 10 रुपया हो जाता है, तो बाकी 90 रुपए उनके पॉलिटिकल पार्टी के लोग, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, स्टेट गवर्नमेंट के लोग बीच में खा जाते हैं। ये वो लोग ना खा सके, इसीलिए सीधा पैसा लोगों के बैंक अकाउंट में जाना चाहिए। उसके लिए गरीबों के अकाउंट भी तो होने चाहिए ना, और उन्हीं अकाउंट्स को खोलने के लिए ये जन धन योजना स्कीम लॉन्च करी गई। अंडरस्टूड द कंसेप्ट नाउ कि अब सीधा पैसा गवर्नमेंट से कहां जाएगा? उस गरीब के खाते में जाएगा। बीच में से सारे इंटरमीडियरीज हट गए और सीधा पैसा गरीबों को मिला। So welfare is now going to increase because resources are now reaching the poor people at the right place at the right time to the right person. Okay, चलिए। Bank accounts are opened with zero balance and after 5 months, 5 महीने बाद an overdraft of rupees 5,000 is available। मतलब इस अकाउंट को खोलने के लिए कोई पैसा जमा नहीं करना है, लेकिन 5 महीने पुराना अगर ये अकाउंट है तो उसमें से आप 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विड्रॉ कर सकते हो। सो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल। फिर आगे, दोज हु ओपन्ड अकाउंट बिफोर 26th January अंडर दिस स्कीम वर बेनिफिटेड विथ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना। तो 26 जनवरी एक डेट रखी है, रिपब्लिक डे, उससे पहले अगर आपने इसमें अकाउंट खुलवा लिया तो आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का भी बेनिफिट मुफ्त में मिल जाएगा। ओके, अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं जो हुए थे, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग जानो। तो देखो ध्यान से आपकी स्क्रीन पे। मोदी सरकार ने लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते प्रधानमंत्री जन धन योजना को हमेशा खुली रहने वाली योजना बनाने का बुधवार को फैसला किया। इसके साथ ही योजना में कुछ और प्रोत्साहन जोड़ने का भी फैसला किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंत्रिमंडल के इस फैसले को जानकारी देते हुए बताया, प्रधानमंत्री जन धन योजना की भारी सफलता को देखते हुए सरकार ने इस योजना को हमेशा खुली रखने का फैसला किया है। योजना अनिश्चित काल तक खुली रहेगी। 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हुई थी और 28 अगस्त 2014 को यह लॉन्च की गई थी।
4 साल समाप्त होने पे इसमें 32 करोड़ 41 लाख 32.41 करोड़ अकाउंट्स खोले गए हैं। ये वर्ल्ड बैंक ने और सब इंस्टीट्यूशंस ने इसको दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम माना है। मतलब पूरे विश्व में इस 4 साल में 51.5 51.5 करोड़ अकाउंट खुले हैं पूरी दुनिया में, जिसमें से 32.41 केवल जनधन का कंपोनेंट है। तो हम पूरा ग्लोबल स्केल पे भी देख सकते हैं कि फोकस ये था कि हर व्यक्ति को इसके साथ जोड़ दिया जाए। इन अकाउंट्स में 81,200 करोड़ डिपॉजिट हुआ है। 53% of the account holders are women. 59% accounts belong to rural and semi-urban areas which are substantially rural. 83% accounts आधार सीडेड हो चुके हैं। ये जो अकाउंट होल्डर्स हैं 24.4 करोड़ के पास आज रुपे कार्ड है। जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो बीपीएल के लिए है, इनमें से 7.5 करोड़ अकाउंट्स में ट्रांसफर होता है पैसा कैश में। 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए। सो कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पर जो डेटा है वो 2014 28 अगस्त और 8 जनवरी 2015 तक का डेटा है जो एग्जाम में आपको लिखना है। बट 2018 में कितना डेटा है, 80,000 करोड़ के ऊपर पैसे जमा हो गए आपने देखा। और 2020 में रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने का पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट के खातों से निकल चुका और इन जनधन खातों में जमा कर दिया गया ड्यू टू कोरोना। कि कोरोना के कारण जिन फार्मर्स का खेतीबाड़ी बराबर नहीं हुआ है, उन्हें जो नुकसान हुआ है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई हम कर सके, तो 5-5 हजार रुपया हर एक खाते में ट्रांसफर हो चुका। 3 महीने का मतलब कितना हो गया, 15,000 रुपया। और कई फार्मर्स हैं जिनको इसका बेनिफिट मिल चुका है ऑलरेडी, बराबर। तो ये लेटेस्ट न्यूज है जन धन योजना को लेकर, ठीक है। चलिए, तो अब ये आंसर तो हो गया, लेकिन हमें इसे लर्न कैसे करना है, लेट अस सी दैट। सो पॉवर्टी को मिटाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, तो हमें पॉवर्टी को मिटाना है। तो उसके लिए कौन आए, नरेंद्र मोदी के जासूस, और उन्होंने बोला हे मैं लाया जीएसटी, ठीक है। सो नरेंद्र मोदी के जासूस, जग्गा जासूस, उन्होंने क्या बोला, हे मैं लाया जीएसटी, ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। सो अब जो रेड में है हमें उसी पे फोकस करना है, जासूस है जीएसटी। सो जे फॉर जन धन योजना, ए फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एस फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यू फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एस फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, एच फॉर ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, एच फॉर हाउसिंग स्कीम्स। जीएस साथ में है, जीएस किसके लिए था, गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहां पर भी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स, एंड टी फॉर टैक्स पॉलिसी, ओके। सो ये 10 पॉइंट का कॉम्बो आपके सामने रेडी हो गया, JASUSHEH GS एंड टी। टोटल कितने हुए, 10 हुए। अब एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है, उसके सब पॉइंट्स भी तो है ना। सो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स आर इन द न्यूज दैट इट्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, अभी भी साला वर्क इन प्रोग्रेस है, ये न्यूज में आ गया। तो न्यूज का N और S लेंगे और WIP, ओके। सो N फॉर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, जो बाद में क्या बना, मनरेगा। उसके बाद S सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, फिर W वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, I फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड P फॉर
प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ओके, सो इतनी चीजें हमने देख ली थी अंडर द एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। ओके, अंडरस्टूड। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा आंसर। मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, चलो बोलो, पॉवर्टी को मिटाने के लिए कौन आए? नरेंद्र मोदी के जासूस, और उन्होंने क्या बोला है? मैं लाया जीएसटी। सो नरेंद्र मोदी के जासूस है, मैं लाया जीएसटी। जासूस, जे फॉर जनधन योजना, A for agricultural productivity, S for small scale industries, U for unorganized sector, S for social security schemes, H for human capital investment, E for employment programs, H for housing schemes, G S for goods and services at reasonable rates, and T for tax policy. फिर employment programs के सब points, तो employment programs are in the news that they are still work in progress. न्यूज का NS और वर्क इन प्रोग्रेस का WIP. सो N फॉर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, S फॉर सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, W फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, I फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड P फॉर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ओके, अंडरस्टूड। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है और ये चैप्टर भी। ओके, बाय।